Thank you so much for joining us. डब्ल्यूएचओ की हिदायत और रिकमेंडेशन पे दुनिया भर में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक हर साल अगस्त के पहले हफ्ते मनाया जाता है। इसके मनाने की एक वाहिद रीज़न ये भी है कि दुनिया भर में मेल न्यूट्रिशन के बच्चों में बहुत ज़्यादा केसेस देखने को सामने आ रहे थे। और अगर हम पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ऑलमोस्ट 40% बच्चे मेल न्यूट्रिशन यानी कि स्टंटिंग और वेस्टिंग का शिकार हैं। और इसकी वन ऑफ द मेन रीज़न ये है कि उनको दूध नहीं माँ का दूध नहीं पिलाया जाता। आज हम लोग इस वेबिनार सीरीज में ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह माँ ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि माँ के दूध को पिलाने का अमल को हम आसान बना सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें अपने बच्चों को माँ का दूध पिलाएं। और स्पेशली वो वर्किंग वुमेन्स जिनके वर्क प्लेस में या अपनी कम्युनिटी में इर्द-गिर्द इनको जिस तरह के चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ रहे होते हैं, हम उनको किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं और हम उनको किस तरह ईज़ी बना सकते हैं। इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमैरा इकबाल, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर योर पार्टिसिपेशन। और हमारे साथ मौजूद हैं सना अली मंजूर, जो कि ऑनर हैं मामा बियर लैक्टेशन सर्विसेज की, और जो कि एक लैक्टेशन कंसल्टेंट हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह हम इस प्रोसेस को तमाम औरतों के लिए ईज़ी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड वेलकम वंस अगेन। डॉक्टर हुमैरा, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि किस तरह अगर एज अ गायनेकोलॉजिस्ट हम आप ये हमें ये बताएं कि जब हम पोस्ट नेटल केयर की बात कर रहे होते हैं, जस्ट राइट आफ्टर द बर्थ, तो किस तरह हम लोग जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके पूरे प्रोसेस को हम इम्पोर्टेंट किस तरह समझते हैं कि ये एक माँ के लिए और बच्चे के लिए क्यों एक अहमियत रखता है। ओवर टू Ji, डॉक्टर हुमैरा। thank you so much, Manu. First of all, for inviting me over on a very specific and very special topic because it is a basic need for the neonate and for the mother to have a bonding. Basically, WHO का जो step है towards breastfeeding is absolutely an amazing step, especially in a low resource country like Pakistan. अब इसमें ये है कि आपने जैसे एक सवाल किया है कि पोस्ट नेटल पीरियड में ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड इज बॉर्न, क्योंकि कोलोस्ट्रम हमें पता है कि दैट इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट फिल्ड composition of mother's milk, which is available hardly for a few days, like 4 5 days, yeah, over a week sometimes. उसके बाद फिर उसकी जो क्वालिटी है या उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है. So right after the birth, when the mother delivers a child, even before the umbilical cord is cut, we put the child to the mother so that if initially, right at the time the child is delivered, the child has the same feeling. The child is in the with the near to the proximity of mother के करीब है. दूसरा ये है कि मदर को एकदम बॉन्डिंग फील होती है, लाइक इफ यू कट द कॉर्ड एंड यू टेक द बेबी अवे, तो मदर को क्या फीलिंग होगी कि दे हैव टेकन द चाइल्ड, क्योंकि उसने जो 9 मंथ्स अपने अंदर उसको रखा है, उसकी परवरिश की है. अगर आप डिलीवर होते ही बेबी को कॉर्ड कट करके नर्सेज के या फिर न्यूट्रिशन के न्यूरोलॉजिस्ट के हवाले कर देंगे, सो मदर में ना वो एकदम से एक वो वाली फीलिंग आएगी जो बड़ी एक जिसको कहते हैं ना insufficiency वाली feeling आती है. So the moment you put the child, even before the cord is cut, even before the connection between the mom and the child is cut, if you put the child to the mom's breast, दोनों में जो बॉन्डिंग डेवलप होती है, इट इज सीन नोवेयर इन द वर्ल्ड. अगर आप एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं दुनिया में कि उस वक्त जब चाइल्ड को आपने मदर ये ब्रेस्ट के साथ लगाया है, तो उस बच्चे की मदर से बॉन्डिंग क्या है. और आउटसाइड, लाइक इफ द चाइल्ड इज नीड सम resuscitation and is taken away immediately and is fed later on after some hours, उसकी बॉन्डिंग थोड़ी डिफरेंट होती है. सो टेक्निकली अगर हम देखा जाए तो ये एक्सपेरिमेंट किया है, तो उसमें भी बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट्स है. फिजिकली देखा जाए तो जो मदर्स मिल्क है उसकी एक न्यूट्रिशन वैल्यू है. ऑब्वियसली द चाइल्ड नीड्स in utero, the child is getting all the nutrition from the mother's blood. But after the child and the mother's body physical connection is cut, obviously फिर एक external source mother से चाहिए होता है बेबी को. That is 100% pure. No need to add any other thing. Even the child does not need water. ठीक है. दूसरा ये है कि अच्छा, मैं सेपरेट करूंगी दो एस्पेक्ट्स, मदर के लिए क्या है जरूरी और चाइल्ड के लिए क्या उसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स है. मदर के लिए ये जरूरत है कि
द मोमेंट शी स्टार्ट्स ब्रेस्ट फीडिंग, एक तो उसकी बॉन्डिंग होती है और मेंटल हेल्थ इश्यूज कम होते हैं, लाइक बेबी ब्लूज, पोस्टनेटल डिप्रेशन या साइकोसिस, क्योंकि शी हैज मोर फीलिंग दैट शी हैज समथिंग टू डू। अब ये नहीं है कि वो चाइल्ड को डिलीवर करके एक तरफ हो गई है और उसका कोई काम नहीं है। नाउ हर जॉब स्टार्ट्स, तो उसको शी फील्स मोर बाउंड टू नर्चर द चाइल्ड थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। अच्छा, एक उसकी मेंटल हेल्थ की हमें केयर मिलती है, दूसरा ये है कि यूट्रस इन्वॉल्यूट करता है, यूट्रस कम्स बैक, इट्स साइज, इट कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड, व्हेन द चाइल्ड suckles at the nipple. So there is a hormone oxytocin, which is a natural hormone. It not only contracts the uterus, it is a happy hormone, which is a hormone produced when there is a bonding. ठीक है, चाहे वो किसी भी रिलेशन में हो, बेसिकली मदर एंड चाइल्ड की जो बॉन्डिंग है सबसे ज्यादा वो इस चीज में देखी जाती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन बेसिकली सिर्फ बॉन्डिंग पे रिलीज नहीं होता, साइंटिफिकली प्रूवन है, व्हेन यू डू समथिंग गुड एंड यू फील दैट यू हैव डन समथिंग गुड फॉर अदर्स, तो ये हार्मोन रिलीज होता है। सो दैट इज व्हाई व्हेन यू डू सम गुड थिंग्स फॉर अदर्स, तो जब ये हार्मोन रिलीज होगा, ब्रेन आपका इंटरसेप्ट करेगा, इंटरेक्ट करेगा आपकी बॉडी के साथ कि आपने कुछ अच्छा काम किया है, इट विल रिलीज एंड इट विल मेक यू मोर हैप्पी। तो इसे हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, ये सारे हैप्पी हार्मोन्स हैं। तीसरी बात यह है कि when the mother feeds the child, so the mother feels a bit weary, she feels tired, she sleeps better. जब वो feed नहीं करेगी तो she stays awake because she is more closely bonded to the child. Fourth social एक reason ये है, when the mom breastfeeds a baby, so she feels more close to the baby and she is, everyone thinks that she's more into baby's needs. तो ज़ाहिर-सी बात है, जब बच्चा सोएगा तो माँ भी सोएगी, आराम करेगी और उसको उसकी अपनी पर्सनल नीड्स इस तरह से पूरी होती हैं। जो बॉटल फेड चिल्ड्रन है, उसमें देखा गया है कि कोई भी बॉटल में फॉर्मूला मिल्क डाल के बच्चे को पिला दे या इवन विद एक्सप्रेस्ड मिल्क, बच्चा माँ से दूर है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द मदर नीड्स सम मेडिकल अटेंशन या चाइल्ड इज इन द नर्सरी, तो वो बॉन्डिंग तो नहीं हो रही ना। तो उसमें ये कि द मोर नियर द चाइल्ड इज टू द मदर, द मोर बॉन्डिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम हैपेंस। अच्छा, एक और फिजिकल इफेक्ट ये होता है हैप्पी हार्मोन्स और यूट्राइन इन्वोल्यूशन के अलावा, एंडोमेट्राइटिस एक प्रॉब्लम होती है जो कि यूट्रस के अंदर की लाइनिंग की इन्फ्लेमेशन या सोजिश है या इन्फेक्शन है, उससे भी बचत हो जाती है। बिकॉज यूट्रस कम्स बैक टू इट्स, ट्राइज टू कम बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन इन वेरी सूनर देन लेटर। जैसे अगर मदर फीड नहीं करा रही, तो देखा गया है कि जो मदर्स फीड नहीं कराती, उनका यूट्रस, इट टेक्स टाइम टू कम बैक इट्स नॉर्मल पोजिशन रादर देन द वुमेन who have breastfed। तो उसमें यह है कि जो ब्लीडिंग है लोग की है वो हैवी नहीं होती है, हैवी ब्लीडिंग नहीं होती और इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होते हैं। और चाइल्ड से रिलेटेड अगर बेनिफिट्स आप देखें तो ऑब्वियसली उसको फुल न्यूट्रिशन मिल रही है, द चाइल्ड डज नॉट नीड any other fancy products, so it's a cheaper way of providing a child with the nutrition, क्लोज बॉन्डिंग। अच्छा, एक और चीज होती है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है तो वार्मथ होती है, चाइल्ड हाइपोथर्मिया में नहीं जाता, ग्रंटिंग नहीं होती, इवन के वो चाइल्ड की स्वॉलिंग मैकेनिज्म बहुत बेहतर होता है, क्योंकि रिफ्लेक्ट जो स्वॉलिंग रिफ्लेक्स है ना, इट इम्प्रूव्स द मोर अ चाइल्ड सकल्स एट द निपल, तो मोर जो उसका मसल्स है ना, फेशियल मसल्स वो स्ट्रांग होते हैं, थ्रोट मसल्स स्ट्रांग होते हैं और बेबी लर्न्स मोर रैपिडली रादर देन द बॉटल फेड बेबीज। दूसरा है कि हमारी जो लो रिसोर्स कंट्री है पाकिस्तान, इसमें डायरिया और रोटा वायरस और इस तरह के बहुत सारे जो लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, वाटर इनसैनिटेशन बहुत है। सो जब आपको प्योर सोर्स एक बच्चे को मिलेगा तो इन्फेक्शन से, गट इन्फेक्शन से बचत होगी। इसके अलावा सबको पता है कि मदर मिल्क में जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं बहुत ज्यादा होते हैं, इन पर्टिकुलरली इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंड जी, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गट हेल्थ। गट फ्लोरा को बेहतर करते हैं, गट लाइनिंग को बेहतर करते हैं और बहुत सारी एलर्जी से बचत होती है, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर बेसिकली द फाइटर्स इन द बॉडी, fighters against the diseases and against allergens, so the child is less prone to develop any allergies, in particular the lactose intolerance, skin allergies, yeah, in future any other kind of allergies like eczema नहीं होता। तो मदर फेड बेबीज को देखा गया है कि दे आर रादर मोर हेल्दी, देयर वेट गेन इज वेरी स्टेबल। हाँ, एक और चीज देखी गई है, आई कैन गिव यू माय पर्सनल एग्जांपल, because I was not for a long time breastfed because my mom had some problems. So I was put on the cow's milk. I was not tolerating anything. I was
desperately all the time having diarrhea, and my health was not good and I was losing weight. So the doctors advised my parents to give her something that would solve the problem because my mom was unable to feed. At that time, doctors advised her not to breastfeed in 6 months time period. अच्छा कोई चीज सूट नहीं करती थी मुझे, so मुझे सूट किया नीडो. It was a full cream milk. So I was not thriving, like I was not putting on proper weight. लेकिन जब मुझे नीडो दिया गया, इट वाज अ फुल क्रीम, आई स्टार्टेड सडनली बिकमिंग अ बिट चबियर. उसमें क्या होता है कि जो और देखा गया एज कम्पेयर टू माय अदर सिबलिंग्स, उनका वेट गेन और उनके जो बॉडी टेक्सचर था वो बड़ा स्टेडीली मेंटेन हुआ. आई गॉट चबियर, लाइक माय चीक्स, माय जनरल बॉडी फैट बहुत ज्यादा नजर आता था. But rest of my siblings who had been properly breastfed, उनका बड़ा steady एक weight gain और आज तक वो maintain है. And I have seen that they have less problems, medical issues rather than I do have. So ये एक practical example है जो मैं आपको बता रही हूँ कि breastfed babies को और mothers को बहुत benefits होते हैं rather than the bottle fed. We can't hear you, Mahanoor. मेरा सॉरी सॉरी मेरा माइक ऑफ था. वेरी वेल इन्फॉर्मेटिव डॉक्टर हुमैरा. अच्छा डॉक्टर हुमैरा, गायनी पॉइंट ऑफ व्यू से अर्ली पोस्टमार्टम में किस तरह के चैलेंजेस जो हैं वुमेन को फेस करने पड़ रहे होते हैं, और इम्पोर्टेंटली हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि हम इनको एड्रेस किस तरह कर सकते हैं. ठीक है मानू, इट्स एन एब्सोल्युटली वैलिड क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि basically there is a lot of material to talk to. Even for one question, I can talk even for 1 hour or more, but the problem is there's time limitation, so I would cut down my information. So postpartum mein challenges sabse pehle education. If the mother is young, she's less educated, she won't know how to latch the baby, rather than she would be very shy how to start the breastfeeding. So somebody very experienced, not from the relatives, not from somebody who is kind of supervising her at home, rather than a professional person, should be involved in her care so that she can mentally and peacefully, without any shyness, she can initiate breastfeeding for her child. Because if her mother-in-law or her own mother or her sisters or anyone else would start doing this, she would rather feel shy and maybe not open to this subject the way she should. And she might not feed the baby on regular intervals. Maybe at some times she would retrieve and try to hide from this ritual, which is a very important one. ठीक है. दूसरा ये है कि प्राइवेसी, हमारे माशरे में प्राइवेसी बिल्कुल नहीं है भाई, क्योंकि इट्स अ लो रिसोर्स सेटिंग, छोटे मतलब स्पेस होती है, देयर आर मोर पीपल, लेस स्पेस, सो द वुमन हार्डली फाइंड्स एनी प्राइवेट स्पेस अदर देन हर ओन रूम. बट इफ lots of relatives or friends are around, she might not be feeling comfortable to start all this. So she should be given a complete privilege of complete privacy and a complete decision making rather than being imposed. So if a doctor or the midwife or the lactation specialist, they counsel her before the process of delivery, like during the pregnancy, that how she has to carry on with the care of the child after the birth. So it does not start right after the child is delivered, because at that time she might have certain anticipation, some medical problems or some emergencies. Like some, for example, there's very common problem in our country, postpartum hemorrhage, or there could be cesarean section, and the people, most of the patients, they know कि सी सेक्शन के बाद लेटे रहने हैं, आराम करने हैं, और उस चक्कर में बहुत सारे पेशेंट्स की ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना वो डिले हो जाती है. सो जितनी डिले होगी उतना ही इनिशिएटिव का. एक और चीज जो मैंने बहुत कॉमनली अपने पेशेंट्स में देखी है, जैसे कि मिल्क आता ही नहीं है, आता ही नहीं है. सो वो शुरू के 2-3 दिन में ही इतना परेशान हो जाते हैं कि अल्टीमेटली दे स्टार्ट बॉटल फीडिंग, एंड द मदर गेट्स रिलैक्स्ड कि अच्छा चलो बच्चे को दूध शुरू करा दिया थ्रू एक्सटर्नल सोर्स, जो कि टॉप फीड है या एक्सटर्नल मिल्क सप्लीमेंट है. That is completely a wrong practice. What I usually do is I stand on their head. I ask the midwife or a lactation specialist to help her, guide her फॉर प्रॉपर लैचिंग. एक तो प्रॉपर लैचिंग नहीं आती उन्हें, फिर कहते हैं जी क्रैक निपल्स हो गए हैं या फिर सोर ब्रेस्ट्स हो गए हैं. तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और उनको गाइडेंस बहुत पहले से नहीं मिलती. अब ये ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट का काम है कि वो काउंसलिंग में ये चीज डाले, और मैं यूजुअली सारा कुछ इनकॉर्पोरेट करती हूँ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. मैं उनको सारा पाथवे लेके चलती हूँ कि अब आपका कैसे आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है फॉर द नेक्स्ट लाइफ.
लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा जगहों पर देखा गया कि पेशेंट्स आर नॉट वेल काउंसल्ड और डिलीवरी के बाद वो सब कुछ उनके मदर्स, रिलेटिव्स, मदर इन लॉ और अदर एंटिटीज पे छोड़ दिया जाता है कि खुद ही संभाल लेगी, क्योंकि इसके इर्द-गिर्द बहुत एक्सपीरियंस वुमन होंगी। थिंग्स आर चेंजिंग। देखो, जो पुराने ज़माने की औरतें थीं, पहले डाइट और थी, स्ट्रेस लेवल नहीं था, दे वर नॉट वर्किंग वुमेन। तो उसके दूसरा उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में अब बहुत इस नए एरा में चेंजेस आ गए। एवरी जनरेशन हैज़ टू फेस समथिंग न्यू। So the old generation which has seen something now is obsolete in our generation. And our generation, what has seen, will be completely uh, gone, completely invisible from the next generation's life. So probably जो आपकी mother या आपकी mother in law सोच रही हैं, या एक जनरेशन पीछे की औरतें जो चीजें सोच रही हैं, वो हो सकता है अब इम्प्लीमेंट ना हो। वो कहती होंगी जी उस वक्त तो बड़े आराम से मिल्क लेट डाउन हो जाता था, अब क्यों नहीं होता? आजकल की लड़कियां खाती नहीं है, या डाइट कॉन्शियस है, या बर्गर खाती हैं, या जंक फूड खाती हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है, या दूध नहीं पीती। दीज आर वेरी लेम एक्सक्यूजेस। हर चीज में देखना चाहिए कि हर एक की बॉडी वेट, body mechanism, body responses, they are quite different. So every generation has some different aspects in their health as well. आपकी हेल्थ में मेडिकल प्रॉब्लम्स हो गए हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत है, और कॉर्टिसोल हार्मोन बॉडी में जब हमारे ब्रेन कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है, इट सप्रेसेस ऑल द पॉजिटिव हार्मोन्स इन आवर बॉडी. सो दैट इज व्हाई आई टेल द पेशेंट्स, नंबर वन थिंग व्हेन दे कम एंड विजिट मी इन द क्लिनिक, please stop worrying. I know it's easier said than done. So I take the patients towards a healthier life approach. Many patients come that they have a lot of social burden, like the in-laws burden, and in particularly the concepts that have been imposed on her, and family pressures, husband's needs, and all this and that. तो उसमें मैं इनको ये कहती हूँ कि एक होती है मेडिटेशन एंड सेल्फ काउंसलिंग, सेल्फ थेरेपी. ट्राई टू कीप योर सेल्फ रिलैक्स, एंड स्पेशली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बिकॉज इफ कॉर्टिसोल इज रिलीज, वो आपके बहुत सारे हार्मोन्स को सप्रेस करेगा, आपके नेगेटिव साइड पर जाएंगे हार्मोन्स, पॉजिटिव हार्मोन सप्रेस रहेंगे. सो अगर डिलीवरी के बाद पेशेंट्स का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता ना, विद द डॉक्टर, विद द हॉस्पिटल, और विद द एक्सपीरियंस ऑफ पार्ट्यूरेशन, तो वो स्ट्रेस में जाती है, कॉर्टिसोल रिलीज होता है, सप्रेशन हो जाती है, या फिर उसका पेन रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं होता. फॉर एग्जांपल आफ्टर सिजेरियन सेक्शन शी डज नॉट गेट आउट ऑफ बेड, मूव्स अराउंड, और कहती है कि जी मिल्क लेट डाउन नहीं हो रहा, क्योंकि उसका स्ट्रेस रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं है, उसका पेन थ्रेशोल्ड अच्छा नहीं होगा, तो बॉडी में नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा, तो मिल्क लेट डाउन नहीं होगा. सो दीज आर मेनी थिंग्स, एंड कल्चरल बिलीव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने आपको कुछ बातें बताई, एक तो एजुकेशन, एक पेशेंट की काउंसलिंग, एक पेशेंट की प्राइवेसी, जो जो उसको अपना डिसीजन लेने का मौका नहीं मिलता, वो. इसके अलावा पेशेंट के अपने जो पेन रिस्पॉन्सेज हैं, या उसकी अपनी कुछ प्रोक्रास्टिनेशन है कि आ जाएगा मिल्क, आ जाएगा मिल्क, इस चक्कर में 3-4 दिन गुजर जाते हैं, और फिर इट रियली बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द मिल्क टू लेट डाउन. फिर कुछ मेडिसिन देनी पड़ती हैं, कुछ और काउंसलिंग करनी पड़ती है. सो देयर आर मेनी, इट इज अ मल्टी फैक्टोरियल एंड अ वेरी वाइड स्प्रेड, डीप रूटेड इशू which has to be uprooted. So I'm on my way to uproot all the hindrances towards the women not trying to breastfeed, or those. हाँ, एक और चीज की जी फिगर खराब हो जाएगी, दैट इज एन ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट. बल्कि अब ये है कि वेट लॉस होता है. सो पेशेंट्स को ये मैं काउंसिल करती हूँ कि फॉर गॉड सेक start breastfeeding your child immediately so that you lose your weight, because they say कि after delivery, after C-section weight बढ़ गया है, तो मैं इनको कहती हूँ कि आप जितनी जल्दी अपना ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करेंगे, आपका वेट लूज बहुत रैपिडली होता है, क्योंकि कैलोरी यूज हो रही होती है ना. तो कैलोरी डेफिसिट होगा, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपका फैट कट डाउन होगा. एक और चीज कॉन्ट्रसेप्शन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. तो जब पेशेंट्स को ये बताया जाता है ना कि लैक्टेशन एमेरोरिया एक चीज होती है कि आपको, आप ब्रेस्ट फीड करेंगे, आपको पीरियड्स नहीं आएंगे, तो उस दौरान आपका हाई चांस है कि आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो आपका एक नेचुरल कॉन्ट्रसेप्शन भी होती है. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट आई गाइड माय पेशेंट्स सो दैट दे अचीव द बेस्ट आउटकम फ्रॉम द ब्रेस्ट फीडिंग. थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमैरा। मैं तो खुद बहुत सारा कुछ है वो जो लर्न कर रही हूँ साथ-साथ। अच्छा, एक चीज़ हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेज़ अब बढ़ भी रहे हैं, कुछ बाय चॉइस भी हो रहे हैं, जैसे सी सेक्शन बहुत ज़्यादा सुनने में आता है। सी सेक्शन मदर्स जो हैं, उनके लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है। जैसे मैं अगर एज़ अ वुमन मेरे साथ कोई भी मेरे साथ शेयर कर रहा होता है, तो मोस्टली यही कर रहा होता है कि उठा नहीं जाता, लाइक शुरू में बैठा नहीं जाता, तो इस तरह की जो हिंड्रेंसेस होते हैं, उसमें एक हम एक एक जो एक्सपर्ट है, वो किस तरह सपोर्ट कर सकता है, स्पेशली सी सेक्शन वुमेन को?
देखो, सी सेक्शन का रेट बहुत बढ़ गया है वर्ल्ड वाइड. आइडियली सी सेक्शन रेट शुड बी लेस देन 25%. इन पाकिस्तान इट इज रादर 50%, which I see all around. तो सबसे पहली बात starts from your midwife to your gynecologist. अगर patient midwife को दिखा रही है, उसका काम है patient को counsel करना कि whether she delivers normally or she has a C-section, what should be the beliefs and what should be the her responses towards the postpartum period. तो अगर हम उसको वो चीजें बताएंगे ना ज्यादा कि बेनिफिट्स क्या है और नुकसानात, नुकसानात थोड़े ज्यादा हाईलाइट करने चाहिए ब्रेस्ट फीड ना कराने के, इवन इन द फॉर्म ऑफ सी सेक्शन. कि सी सेक्शन में लेटे रहना इज नॉट नथिंग, क्योंकि जितना वो लेटेगी, आराम करेगी और बच्चे को दूर रखेगी, उतनी उसकी बॉडी की हीलिंग मैकेनिज्म डिले होगा. तो जाहिर बात है, जब इतना बड़ा कट लगा हुआ है तो उसको कैसे हमने हील करना है, उसको हमने इसी तरीके से हील करना है, थ्रू हीलिंग हॉर्मोन्स, थ्रू बॉन्डिंग, थ्रू प्रोवाइडिंग हर मोर रेस्ट एंड मोर गाइडेंस. तो उसमें यह है कि उस टाइम में जाहिर बात है कि फर्स्ट फ्यू आवर्स थोड़े से चलो डिफिकल्ट होते हैं, बट इट्स जॉब ऑफ द नर्सेज एंड द रिलेटिव्स टू put the baby to mother's breast so that baby starts suckling. Mother अगर सो रही है, फॉर एग्जाम्पल जनरल एनेस्थीसिया में, अब तो खैर जनरल एनेस्थीसिया का भी असर विद इन हाफ एन आवर खत्म हो जाता है. सो द मोमेंट पेशेंट इज टेकन आउट ऑफ ऑपरेशन थिएटर, शी इज अवेक. सो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है. सो दैट इज व्हाट आई टेल टू द पेशेंट कि कोई एक्सक्यूज नहीं है. अव्वल तो जनरल एनेस्थीसिया नहीं मिलता, स्पाइनल ही मिलता है. लेकिन अगर इन केस it is converted into general anesthesia, so it hardly acts for 30 minutes, and when the patient is inside the room, she is already awake. Okay, for 1 hour we give a laxity, but we tell the other relatives कि इसको बच्चे को फौरन मदर्स मिल्क पे लगाएं. अच्छा, दूसरी एक और बात कि जब किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से सी सेक्शन होता है ना, द कॉम्प्लिकेशन particularly related to the baby and the baby is immediately taken to nursery, वो एक जो स्पैन आता है ना डिले का, उसमें एक हाई चांस होता है कि वो कोशिश नहीं होती. जाहिर बात है, जब बच्चे को ब्रेस्ट के साथ लगाया ही नहीं जाएगा, सकलिंग नहीं होगी, तो वो फिर फौरन वो एक जो साइकिल होता है ना, एक हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड जो ब्रेस्ट का एक एक्सेस होता है, वो कट डाउन हो जाएगा. हम उसको उस साइकिल को कट नहीं कर सकते. तो फौरी तौर पे कोशिश ये करनी चाहिए कि इन केस इवन इफ द चाइल्ड इज इन नर्सरी, तो कोई उसको ब्रेस्ट शील्ड या जो सकिंग मशीन है वो लगा के मिल्क को लेट डाउन करने की कोशिश करें. तो उसमें ये होता है कि ब्रेन को आपके एक मैसेज मिल रहा होता है कि द मिल्क इज बिन लेट डाउन. बिल्कुल ठीक है डॉक्टर हुमारा, थैंक यू सो मच. मैं आऊँगी सना अली की तरफ. मैम सना, आपसे जो भी हमारी डिस्कशन होने जा रही है ना, इसके बारे में आई एम श्योर सारे पार्टिसिपेंट्स और जितनी भी है सब लोग बहुत इंटरेस्टेड होंगे सुनने के लिए, बिकॉज़ ब्रेस्ट फीडिंग एक वो चीज़ है जिसके ऊपर मैं देखती हूँ कि हमारे कल्चर में बेसिकली बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं. सबसे ज़्यादा मिथ तो यही है जो कि एक एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से आई थिंक बहुत औरतें आगे से कहने लगती हैं कि नहीं हमें मिल्क आ नहीं रहा या इस तरह की. दिस इज़ वन ऑफ देम. मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मेजर कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या हैं? हम उनको किस तरह ओवरकम कर सकते हैं और बेसिकली रियलिटीज़ क्या हैं? Okay. Assalamu alaikum everyone. Dr. Humera, I really enjoyed your talk because it was बिल्कुल जो मैं सुनती आई हूँ हर जगह से कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. I really enjoyed listening to your talk. So ज्यादातर जो जैसे आप कह रही थी कल्चर, हमारा जो कल्चर है ना वो वेरी ब्रेस्ट फीडिंग को एक टैबू समझता है. और सबसे ज्यादा आई एम श्योर आई विल बी मेकिंग मेनी एनिमीज राइट नाउ, मगर मैं मेरी एक्सपीरियंस में जो सबसे बड़ा मसला है हमारे कल्चर है में ये है कि औरत को एज सुन एज शी इज गिवन बर्थ, शी एंड द बेबी आर विस्ड ऑफ टू नानी जान's हाउस, एंड बेचारा बाप जो है ना उसको अलग कर दिया जाता है. अब ये इतना बड़ा मसला क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि वो बाप भी बेचारा बाप बना है पहली दफा, तो आपने उसको इक्वेशन से आउट क्यों किया है? और इक्वेशन से आउट करने के बाद फिर मदर्स कंप्लेन कि ही डजंट नो हाउ टू डू एनीथिंग. भाई आपने इसको चांस क्यों क्यों नहीं दिया? व्हाई डू यू थिंक दैट सिर्फ आपकी अम्मी के घर आपका सब ख्याल रखेंगे और जो आपका हस्बैंड है, द फादर ऑफ योर चाइल्ड, ही इज अनफिट टू टेक केयर ऑफ यू एंड योर चाइल्ड. सो ये जो चीज है ना ये मुझे बहुत बुरी लगती है बिकॉज I know it's coming from a place of love. Mothers do it, sisters do it. कि नहीं, we will take care of you. बिल्कुल, but you can take care of someone by supporting them in a way that is not overbearing. Boundaries जो होती है ना उनको क्रॉस करनी नहीं चाहिए.
जो सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शंस जो मैंने सुने हैं, मैंने एक्चुअली लिखे हैं क्योंकि सम आर वेरी फनी। एक तो ये था, या पंपिंग टेल्स यू हाउ मच मिल्क यू आर मेकिंग। ठीक है, पंप जो होता है, ब्रेस्ट पंप, वो एक, इट्स अ वेरी गुड थिंग, मगर जो पंप में जितना दूध निकलता है, दैट इज नॉट एन एक्यूरेट गेज ऑफ हाउ मच मिल्क यू आर मेकिंग, क्योंकि अ मदर हु इज एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग डजंट हैव अ गेज ऑन हर ब्रेस्ट। तो वो जितना दे रही है बच्चे को, उसको कैसे पता चल जाता है दैट द बेबी इज गेटिंग इनफ विद द बेबीज वेट गेन एंड द डाइपर काउंट, कि कितने वेट डाइपर्स बन रहे हैं। दैट इज द ओनली वे टू नो हाउ मच मिल्क द बेबी इज गेटिंग। और अगर पंप से जितना दूध निकलता है वो टोटल नहीं होता है, वो एक्सेस होता है, एक्स्ट्रा। तो मदर्स इस चीज से बहुत अपसेट हो जाते हैं कि मैंने पंप किया तो मुझे सिर्फ आधा आउंस निकला, तो ओ मेरे पास दूध नहीं है। दूसरी चीज, जब जैसे डॉक्टर हुमैरा बता रही थी कि व्हेन अ वुमन इज प्रेग्नेंट, दैट इज द टाइम शी शुड गेट दिस सॉर्ट ऑफ नॉलेज, क्योंकि हॉस्पिटल में जाके, विच एवर हॉस्पिटल, आई हैव डिलीवर्ड 2 babies एट जियाउद्दीन एंड 2 babies एट OMI, और हर दफा यही हुआ है कि द नर्सिंग स्टाफ विल पुल द निपल, दे टेक द निपल, दे पुल इट लाइक दिस एंड से, ओ आपका दूध ही नहीं आ रहा है। ये आप क्या कर रहे हैं? आप एक मदर को जो वैसे ही बेचारी इमोशनली अभी वेरी टैक्स्ड है, आप उसको बता रहे हैं कि भाई आप नामुकम्मल है, आप नहीं बना सकते दूध, तो आप बोतल दे दें। तो वन ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शंस इज आल्सो कि बेबी रोता है क्योंकि बेबी भूखा है। नहीं, द बेबी इज क्राइंग बिकॉज दैट इज हाउ द बेबी इज कम्युनिकेटिंग विद द मदर। इट्स ट्राइंग टू से मुझे करीब रखें। डोंट स्वॉडल मी इन टोपी और बनियान और 4 लेयर्स, और आपने बच्चे को बस रिलेटिव्स को पासिंग द पार्सल की तरह आपने छोड़ दिया है। So the baby just wants to be with the mother because the amniotic fluid that the baby has been living in for 9 months, the smell of the amniotic fluid and the smell on the mother's nipples is the same. So the baby gets that closeness. तो हम जब बेबी को दूर करते हैं तो बेबी रोएगा। तो क्या कहते हैं, बेटा आपका दूध काफी नहीं था, बोतल दे दें। देखो, बोतल दे दिया, बेबी सो गया। क्यों भाई? बिकॉज फॉर्मूला इज सो हैवी ऑन द बेबीज ऑर्गन्स। जैसे हम निहारी खा के सो जाते हैं ना कि भाई फूड कोमा हो गया, इट्स द सेम थिंग विद द बेबी, कि आपने बेबी को फॉर्मूला पिला दिया, 3 घंटे के लिए सो गया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। A breastfed baby will wake up very often because breast milk is very light on the baby's digestive system. Why? So that the baby can wake up frequently, because the more the baby latches, the more the mother's supply increases. मतलब अल्लाह ताला ने एक perfect system बनाया है, हम बीच में we try to just mess it up for no reason. Another a really good one was, don't shower and breastfeed or have wet hair when nursing. ये मैंने पहली दफा सुना था, मैंने कहा इसका क्या मतलब है? तो जिन लड़की ने मुझसे पूछा, शी सेड कि व्हेन यू शावर एंड योर हेयर इज वेट और आप उस वक्त ब्रेस्ट फीड करते हैं तो बच्चे को नजला हो जाता है, और वो जो मिल्क है ना वो डाइल्यूट हो जाता है क्योंकि सर पे पानी था। आई डोंट नो वेयर दिस हैज कम फ्रॉम, मगर लोग एक्चुअली ऐसे बिलीव करते हैं। फिर आई नीड टू ड्रिंक 2 glasses ऑफ मिल्क अ डे व्हेन आई एम ब्रेस्ट फीडिंग। क्यों? दूध दूध से नहीं बनता है, breast milk खून से बनता है। The mother has to have a nutritious diet, a healthy diet to help her body to recover from whichever delivery she's had. Whether it's a C-section, whether it's a natural delivery, जो भी है, she has to eat for her body. If her body is, getting nutrition, inshallah, her milk supply will also become better because her body is not fighting to heal itself. तो ये एक बहुत important चीज है कि यू डोंट हैव टू कीप ड्रिंकिंग मिल्क, यू ईट गुड फूड। अगर आपने दिन में 4 ग्लास दूध पी लिए तो फिर यू हैव नो स्पेस इन योर स्टमक फॉर रेगुलर लाइक सब्जी एंड चावल एंड रोटी एंड गोश्त, जो कि इट्स पार्ट ऑफ आवर डाइट। ऑल्सो, हाँ, मदर शुड स्टॉप नर्सिंग इफ दे फॉल सिक। ये तो बिल्कुल ही गलत है, बिकॉज व्हेन अ मदर इज सिक, she is nursing her baby. The minute the baby's mouth reaches the mother's nipple, तो ब्रेन को, मदर के ब्रेन को एक मैसेज मिल जाता है कि ओ प्लीज पुट इन दीज एंटीबॉडीज इन द मिल्क। तो वो एक ब्यूटिफुल कनेक्शन है between the mother's breast, the mother's brain and the baby's mouth. So the minute the mother starts falling sick, she should continue nursing because then she's actually helping giving her baby antibodies to make sure the baby also doesn't fall sick.
So my favorites, breastfeeding hurts, but it's okay. No, breastfeeding should never hurt. If breastfeeding is hurting, इसका मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ लैच में मसला है, कोई समझने में, कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कोई चीज लैकिंग है. उस वक्त आपने जाना है लैक्टेशन स्पेशलिस्ट के पास, हु कैन गाइड यू कि दिस इज हाउ यू लैच द बेबी, ताकि आपको दर्द ना हो. जो डॉक्टर हमारा बात करी थी अबाउट चैप निपल्स एंड क्रैक निपल्स, ये हो जाता है, बट मदर से नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, दिस इज द वे इट्स सपोज्ड टू बी, दिस इज नॉट द वे इट्स सपोज्ड टू बी. आपके पास अगर कोई मिथ्स है तो आप मुझे मेरे साथ शेयर कर लीजिए, आई कैन ट्राई एंड क्रैक देम फॉर यू. मिस सना, बहुत सही मिस, बीइंग अ वुमेन, मतलब मैं भी अपने इर्द गिर्द सुन रही होती हूँ. जैसे वन ऑफ देम जो आपने खुद से एड्रेस भी की है कि अगर माँ बीमार है तो मोस्टली ये कहा जाता है कि अगर माँ को डायरिया है या उसका पेट खराब हो गया है, तो इसीलिए ही वन ऑफ द रीजन ये होती है कि बच्चा भी मोर ऑफन ज्यादा स्टूल पास कर रहा है या ज्यादा बार बार मोशन कर रहा है. तो दिस इज वन ऑफ द थिंग जो कि है, मतलब जो आपने ऑलरेडी क्रैक कर भी दी है. इस तरह की डेफिनेटली बहुत ज्यादा मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं. इसके अलावा न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बात खुद से ऐड करना चाहूंगी, वो ये कि जिस तरह दूध पिलाने वाली माओं के लिए सिर्फ दूध पीना जरूरी नहीं है ना, उसी तरह ही फैट का इनटेक भी लिमिट करना जरूरी है. जैसे कि हम बहुत ज्यादा देसी घी खाने लगते हैं, बहुत ज्यादा पंजीरी और इस तरह. वट अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर नीड्स टू ईट इज ओनली अ बैलेंस डाइट, जिसमें हम तमाम फूड ग्रुप्स ऐड कर रहे हैं विद डेफिनेटली एडिशन ऑफ सम फ्यू कैलोरीज. जैसे कि अगर एक नॉर्मल बंदे को 1500 रिक्वायर्ड है, तो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम शुड ईट 2000. इससे ज्यादा हम लोग कोई भी फूड ग्रुप को ना ऐड ना ड्रॉप ना करें, तो ये हमारे अपने लिए बेहतर होता है. अच्छा, ओवर टू यू मैडम सना. हम आपसे ये जानेंगे कि क्योंकि जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक जब हम मना रहे होते हैं, तो हम ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अ, हम इस साल की थीम को भी डिस्कस करें, तो हम थोड़ा सा सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं कि किस तरह वर्किंग मदर्स जो हैं उनके लिए ये जो तमाम प्रोसेस है उसको हम किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं. मतलब आप इसके बारे में आपका क्या कमेंट होगा? तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, तो यूजली जब मदर्स मेरे पास आती हैं तो आई आस्क देम कि डू यू नीड टू गो बैक टू वर्क. इफ यस, जो उनका गोल है हम उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं. If, for example, somebody comes in and says, "Okay, oh, I have 3 months of maternity leave. फिर उसके बाद I have to join work again." So this doesn't mean कि oh, you have to stop breastfeeding by the 3rd month. तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप उस चीज को जहन में रख के फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करें. फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज रिकमेंड कि यू शुड नॉट इंट्रोड्यूस अ बॉटल बिफोर अबाउट 6 weeks, बिकॉज वो 6 हफ्तों में ब्रेस्ट फीडिंग बेसिकली वो सप्लाई डिमांड थोड़ा इट्स सेटिंग इटसेल्फ, राइट. तो अगर आपने बीच में बोतल फीडिंग डाल दिया है तो होता ये है दैट द बेबी गेट्स कंफ्यूज, एंड बेबी हमारी तरह इंसान है. Baby will always choose the way out, and this is an easy way out for a baby as opposed to breastfeeding. ठीक है. So I tell working mothers के पहली चीज, they should find out if they have a space where they can pump at work. And then I take their schedule. For example, अगर उनको 9 बजे ऑफिस जाना होता है and it's a 9 to 5 job, so it is organized in a way okay, just before leaving for work, they feed the baby. And then in the middle, if they have a place to pump, amazing, they can pump twice. And they can keep a cold pack and their little bag to store the breast milk, because it is important to protect supply. If a mother is going to go back to work without pumping, A, her supply is going to drop. B, the baby is, as it is, mostly going to feel कि भाई माँ की कमी हो रही है. So the baby will feel a little more, might not be very comfortable with the mother when she comes back from work. So it is important to protect the supply. तो अगर वो दिन में 2 दफा फीड करें तो she should check if she has a pumping room. If not, अभी तो wearable pumps मिल जाते हैं जो कि बड़े आसानी से you can put them inside your bra and you can be at work and pumping and you can just store the milk. So that way you're not stopping the entire process of breastfeeding just because you're going to work. And as soon as the mother comes home, a bottle should not be given an hour before the mother is coming home, and the mother should come home and feed the baby herself. Usually babies get a little upset with the mother's absence,
but it takes a little bit of time, a little bit of, जैसे डॉक्टर मेरा कह रही थी, skin to skin एक ऐसी चीज है कि any time the baby is feeling a little bit distant from the mother या a little चिड़चिड़ा, all the mother has to do is keep the baby on her chest, bare chest, without the intention to nurse. बस आपने वो बॉन्ड बरकरार रखना है. You have to make sure that baby knows कि भाई this is my mama and this is my happy place, even if I'm not nursing from the breast. तो मेरा सॉरी मैम सना, हम हमें ये बताइएगा कि बेसिकली जब हम लोग लैचिंग की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि शुरू में लैचिंग एक बहुत बड़ा मसला होता है ना, तो क्या कौन से साइंस हैं जो कि हमें इंडिकेट कर सकते हैं कि वेदर अ मदर इज लैचिंग करेक्टली और नॉट? Okay, so the number one sign that the mother and baby are not latching correctly is if the mother is in pain. If she's in pain, that means something is not right, because there is a way to latch the baby. देखिए, breastfeeding is a natural thing, but it doesn't come naturally. It is a skill that has to be learned. The biggest thing is that जो हम breastfeeding कहते हैं वो वाकई breastfeeding होता है, nipple feeding नहीं होती है. The baby is not meant to just latch onto this. The baby is meant to latch onto the bottom side of the breast also. So the way that a mother would know, okay, this is not happening correctly, is number one, A, she's in pain, and B, if after she's done breastfeeding, when the nipple comes out of the baby's mouth, it's shaped like a lipstick, like it's pointed. इसका मतलब ये होता है that the nipple is hitting the hard palate of the baby's mouth. The human nipple goes all the way back to the soft palate of the baby's mouth. That's when it doesn't hurt. मगर अगर वो nipple pointed निकल रहा है, उसका मतलब है कि baby का जो tongue है is pushing the nipple up to the hard palate. तो उसको mother को भी दर्द हो रहा है and baby is not getting milk properly. Also, अगर baby का diaper count or weight gain is a little concerning, if the baby is not making 4 to 5 wet diapers in a day, if the baby is looking dehydrated, if the mother is finding a lot of pain in her breast because her breasts are too full, they'll be full because the milk is there but is not efficiently being taken out. So those are the signs to know, okay, something is not. And also chapped nipples, cracked nipples, bleeding from the nipples, these are all not normal things. They can be corrected, but they have to be taken in to consideration. It cannot just be कि नहीं, it's okay, mothers are meant to bear the pain. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आपकी आवाज नहीं आ रही मानो. थैंक यू सो मच सना. मैं उम्मीद करती हूँ कि जो खवातीन सुन रही हैं या फिर जो हमारी ये ट्रांसमिशन रिकॉर्डेड सुनेंगी उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो. लेट मी चेक, डू वी हैव क्वेश्चंस? Ibrahim, can we check, do we have questions? Yes, Manu, I think we have. There is one in the chat box. Chat box, okay. How can I prepare for breastfeeding during pregnancy? Is that it? Yes. How can I prepare for pregnancy में क्या ऐसे steps हैं जो हम ले सकते हैं जो कि हमें फॉरन इनिशियली अर्ली स्टेज में हेल्प करें? Pregnancy में it is important to be informed. बिल्कुल, pregnancy में it is important to be informed about what breastfeeding is about, that it is supply and demand, that it is important to have your support system in the hospital understand कि भाई हमें breastfeed ही करना है, हमें formula नहीं देना है, हमें बोतल नहीं देनी है, and your husband should always be on the same page as you कि you know what, ये हमारा बच्चा है और हमें ये करना है. क्योंकि mothers, mother-in-laws, sisters, bahus, they all come and they have their own opinion, but they need to give the onus to the parents कि भाई this is our baby. So when couples are counseled, when I counsel them while they are pregnant, while they're expecting, it is important for them to understand the supply and demand, the fact that there's a golden hour right after delivery, whether it is a C-section, whether it is a normal delivery, whichever delivery it is, milk is present in the mother's breast at the 20th week of pregnancy. And as soon as the placenta is delivered, that milk is ready for the baby. So it is important that the mother should know this instead of saying मेरा C-section हुआ था तो मेरा दूध लेट आया. नहीं, ऐसा नहीं है. कोई delivery service नहीं है. It is ready.
You just need to make sure you latch the baby or stimulate your nipples. I just saw a comment saying hand expressing colostrum. So colostrum is there for the first 3-4 days, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा. And if the for any reason, if the baby is, God forbid, taken to the NICU, what should the mother do? She should hand express a colostrum. Hand express, save it, and tell the nursing staff कि भाई ये आप मेरे बेबी को दे दें, आप formula ना दें. Or even with a clean finger, put it on the inside of the baby's gum. It has so many immuno benefits for the newborn कि it should not go to waste. बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक सवाल है कि जो निपल क्रीम्स होती हैं, आर दे सेफ टू यूज? So there are many nipple creams that are lanolin based, which don't agree with most people. Honestly, you don't need any external factor. नहीं जरूरत है. हाँ, if your nipples are chapped or if you feel that they are dry, then you can just put express breast milk on the nipples and that is enough. कोई वैसलीन इस तरह की कोई चीज is not required. Polyfax, Fusidin, none of these things are required. And nipple balms लोग खरीदते हैं शौकिया के, oh, you know, I'm having a baby, and they even try to, you know, pull the nipple out to make sure वो shape करे. शेप वेप करने की कोई जरूरत नहीं है. वो जो चीज अल्लाह ताला ने बनाई है परफेक्टली, वो ऐसे ही रहने दीजिए. बट यस, इफ देयर आर वुंड्स, then you get hydrocolloid dressings which basically help healing. But apart that is you know, one of those cases, but otherwise in general no need for any creams or balm or anything. बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर हुमैरा, एक सवाल है यहाँ पे, मैं आपसे उसका आंसर चाहूंगी कि आर देयर एनी सप्लीमेंट्स जो कि मिल्क सप्लाई को इम्प्रूव कर सकें, या फिर हमें ऐसे लेने चाहिए? देखो, I would say that mental preparation and mental peace is the biggest supplement that you can provide to the patient. क्योंकि अगर उसका mind ready होगा और mind peaceful होगा, तो जो milk let down वाले hormones हैं, like oxytocin, बहुत easily उसको help करेंगे to initiate breastfeeding. हाँ, अगर नहीं होती, yes, patients do come to us, so we provide them with some other herbals हैं, कुछ infusions होती हैं जो advise की जा सकती हैं, which can help. Or other than that, there could be some methods that we teach the patient for all this. Usually it is not required. We are having so many questions, but we are out of the time. हम लोग already आपका बहुत time ले चुके हैं, तो I think हम लोग इसको summarize करते हैं. और इसके अलावा अगर किसी पार्टिसिपेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग जब वीडियोस पोस्ट करेंगे तो हम लोग नीचे कमेंट्स पे उनको ज़रूर आंसर करेंगे, और हमारे स्पीकर्स भी उनको ज़रूर एड्रेस करेंगे. थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमैरा, थैंक यू सो मच मैम सना फॉर सच एन इम्पैक्टफुल डिस्कशन. इस तरह के डिस्कशंस का मेनली मकसद यही है कि इस अवेयरनेस वीक में हम लोग मदर्स या मदर्स टू बी को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म कर सकें, सो दैट जो ये ब्रेस्ट फीडिंग का अमल है, दूध पिलाने का अमल तमाम माओं के लिए आसान हो सके. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज. Thank you, Thank Manu. you. Thank you for inviting us. And I would be looking forward to further topics which can improve patients' knowledge and their guidance towards their problems. बिल्कुल सही है. थैंक यू मैम हुमैरा, थैंक यू, Thank you so हाफिज.